क्रिएटिव लाइफ यानी कि रचनात्मक जीवन से आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से यह वो जीवन होता है जिसमें वाकई में हम अपने पूरे क्षमता के साथ खुश और उत्साहित होकर काम करते हैं। यह वो जीवन होता है जिसमें हम अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल रहे होते हैं, और यही वो जीवन होता है जो हमें हमारे सपनों की जिंदगी को जीने की आजादी देता है। हम सबकी कोई ना कोई ख्वाहिश ऐसी जरूर होती है जो अक्सर अधूरी रह जाती है। जैसे ना जाने कब से आपके मन में एक किताब लिखने की ख्वाहिश होगी, या शायद आप गायक, कलाकार या अभिनेता बनना चाहते होंगे, लेकिन आपकी यह चाहत ताउम्र चाहत बनकर ही रह जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण होती है एक आवाज। वो आवाज जो हमारे घर वाले, दोस्त या रिश्तेदारों की होती है, जो हमसे कहती है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, इनसे घर नहीं चलता, पैसे नहीं आते, या फिर इससे करियर नहीं बनने वाला है। क्या जब भी आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं? आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होने लगती है, बाहरी आवाजों से आप कंफ्यूज हो जाते हैं? कोई बात नहीं, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे इन बाहरी आवाजों को अनसुना करके अपने सपनों के जीवन को जिया जा सकता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे दूसरों की बातों की परवाह किए बिना हम अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान केंद्रित करके सफल और समृद्ध बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम एन ऑडियंस ऑफ वन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक गुरु श्रीनिवास राव हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, कल्टिवेटिंग वंस ओन क्रिएटिव वॉइस। अगर आप वास्तव में एक सेटिस्फाइंग क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं तो दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार किए बिन सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए। जी हाँ, जब हम दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी संतुष्टि के लिए किसी काम को क्रिएटिविटी के साथ करते हैं तो उससे मिलने वाला परिणाम हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम दूसरों को कुछ दिखाने या खुश करने के लिए क्रिएट करते हैं, या फिर फाइनेंशियल और क्रिएटिव रिवार्ड्स और ऑडियंस की तालियां पाने के लिए क्रिएट करते हैं, तब हमारे असफल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह सब सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर होते हैं, यानी वो बाहरी फैक्टर्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब हम अपने ट्रू विजन से कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों की सलाह पर अपने काम को ऑडियंस अपीलिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ पछताते हैं, खासतौर पर तब जब उसका परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम उम्मीद कर रहे होते हैं। ध्यान रखिए, एक विजन निर्धारित करके उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करना अपने आप में ही क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा इनाम होता है। और ऐसे में जब हम अपने विजन को हकीकत का रूप देने में कामयाब होते हैं तो इस पूरे प्रोसेस से हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है, और यह प्रोसेस पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में भी होते हैं। मशहूर कलाकार डेविड बॉवी कहते थे कि कभी भी दूसरों को ध्यान में रखकर किसी काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सोचकर करना चाहिए कि हम क्यों कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा विजन क्या है। उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि वो खुद को बेहतर ढंग से समझ सकें और कुछ ऐसा कर सकें जो क्रिएटिविटी को बनाए रखने में उनके लिए जरूरी होता है। इसके अलावा मशहूर डांसिंग जोड़ी डाफ्ट पंक को मशहूर होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपनी पहचान कॉस्ट्यूम के पीछे छुपा कर रखते थे। उनके लिए पैसा कुछ खास मायने नहीं रखता था। शायद इसीलिए दोनों ने 2006 में मिले अपने चेक को शो के लिए ही खर्च कर दिया, ताकि वो शो अब तक का सबसे अच्छा शो बन सके। असल में एक रियल रिवार्ड वही होता है कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जो हमें आगे भी क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता रहे। हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जो सबसे पहले हमें संतुष्ट करता हो। पार्ट 2, द मिथ ऑफ मेकिंग इट। क्रिएशन के वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और उससे मिलने वाले आनंद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पैसे के लालच में या दबाव में आकर कुछ बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम पैसों को ध्यान में रखकर कुछ बनाते हैं तो उससे न केवल हमें असंतुष्टि मिलती है, बल्कि हमारे असफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि पैसों के लालच में हमें हमारा पर्सनल विजन दिखना बंद हो जाता है, जो हमारे क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वहीं जब हम किसी चीज का क्रिएशन ऑडियंस ऑफ वन यानी अपने पसंद और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करते हैं तो न केवल हम संतुष्ट महसूस करते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमसे काफी सारे लोग जुड़ते भी चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ है, लेकिन यह बात जितनी पैराडॉक्स है उतनी ही सच भी है। सबसे पहले आपका यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका यह सोचना कि आपने कर दिखाया, यह एक मिथ है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक बार कामयाबी पाकर आप आराम कर सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आज के दौर में नेम और फेम बस कुछ दिनों का ही होता है। जरूरी नहीं जो आज ट्रेंड कर रहा है वो कल भी करेगा। इसलिए आपने कर दिखाया जैसे भावनाओं को अपने मन से तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपने कुछ कर दिखाया, बल्कि जरूरी यह है कि आप कुछ न कुछ करके हमेशा दिखाते रहिए, कभी भी रुकिए मत। और एक बात याद रखिए कि आपका असली इनाम किसी भी चीज को कर दिखाने में नहीं है, बल्कि उसे करते वक्त होने वाले प्रोसेस में छुपा है। और ऐसे में किसी भी क्रिएशन को करते वक्त आपको केवल एक ही ऑडियंस के बारे में सोचना है, और वो है आप खुद। जब हम ऑडियंस फॉर वन के लिए काम करते हैं तो हमें उसके कई फायदे मिलते हैं। जैसे सबसे पहला तो हम अपने अंदर से आने वाली क्रिएटिव वॉइस को सुन सकते हैं और अपनी क्रिएशन को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे खुद ब खुद हमारे काम को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ते चली जाती है। अपने अंतर्मन की आवाज को सुनकर, समझकर उसे वास्तविकता में बदलने में बेशक थोड़ा समय लग सकता है,
क्योंकि इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रायल एंड एरर जैसे प्रोसेसेस से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन हमें बस हर कदम पे सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है और साथ ही यह भी देखते हुए चलना है कि किस जगह पर थोड़े और सुधार की गुंजाइश है। हो सकता है आज आप उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, लेकिन आपके अंदर पेंटिंग करने की चाहत है। ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि आपकी पहली ही पेंटिंग बड़े ऑडियंस के सामने आ जाए, तो ऐसे में आपको भारी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि इस क्रिटिसिज्म से निराश होकर आप अपने ब्रशेज और कलर्स को ही फेंक दें। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। अगर अपने अंदर की आवाज को सुनते रहेंगे तो वक्त के साथ आप एक बेहतरीन पेंटर जरूर बन जाएंगे, या फिर वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। इस संसार के हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है। जैसे आपकी आवाज दमदार होगी, जैसे आप लिखते अच्छा होंगे, जैसे आप गाना अच्छा गाते होंगे। अभी इसी वक्त अपने अंतर्मन की उस आवाज को सुनिए, पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है और खुद के लिए क्रिएट करना शुरू कीजिए। बेशक आप फेल होंगे, कोई बात नहीं। आप तब तक फेल होते रहिए जब तक आपके अंदर की क्रिएटिव वॉइस इतनी स्ट्रांग ना बन जाए कि उसे वास्तविकता का रूप देने में आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यकीन मानिए, खुद के लिए क्रिएट करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत ही अच्छी और फ्रीडम से भरी फीलिंग होती है, जहां हमें ऑडियंस का प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ता है। पार्ट 3, लिसनिंग टू वनसेल्फ, ट्रस्ट, प्रेजेंस एंड सॉलिट्यूड। अपने अंतर्मन की आवाज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। पहला, खुद पर भरोसा कीजिए। यानी आप जो हैं, जैसे हैं, आपको अपने वैल्यूज क्लियर करके उसके लिए स्टैंड लेने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही बातों पर डगमगाते रहें। अगर आपके मन में अपनी वैल्यूज को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो खुद से कुछ सवाल पूछिए, जैसे आपको किस बात पर गुस्सा आता है, आपको किस बात से खुशी मिलती है, आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो कैसा महसूस करें। इन सवालों का जवाब आपके डाउट्स जड़ से खत्म कर देंगे। दूसरा, आज अभी इसी वक्त में जीना सीखिए। हर पल में पूरी तरह प्रेजेंट रहना भी अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने और उसे विकसित करने का एक अच्छा तरीका है। अगर आप उस पल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो अपने अंदर के क्रिएटिव इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। हो सकता है जब आप कहीं और खोए हों तो आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन क्रिएटिव बात आते आते रह जाए और आप अपने अंदर की आवाज को नोटिस ही न कर पाए। ज्यादातर लोगों की आदत होती है भविष्य के बारे में प्लान करते रहने की, जबकि असली खुशी तो आज और अभी इसी पल में है। इसलिए यह सोचकर जिएं कि जो है आज है अभी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। और तीसरा, सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले रहकर आत्मचिंतन कीजिए। क्रिएटिव होने के लिए अपने दिमाग को जजमेंट फ्री रखना भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही आपको सॉलिट्यूड का आनंद लेने भी आना चाहिए। दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी बार बार जज और क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान क्रिटिसिज्म और क्रिएशन एक साथ नहीं कर सकता है। इसलिए अपना ध्यान विजन को वास्तविकता में बदलने पर केंद्रित कीजिए। और अगर आप वाकई में अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सॉलिट्यूड को गले लगाइए, जिसमें आप बिना किसी जजमेंट के विचार कीजिए, सोचिए। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है, और वो भी तब जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी ना हो। लेकिन मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आप आसानी से सॉलिट्यूड को कायम रख सकते हैं। शोरगुल वाली जगह पर लेखक अपने इनर क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 4, लिसनिंग टू वनसेल्फ, लिसन टू योर बॉडी टू। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है, इसलिए अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बरकरार रखने के लिए समय समय पर हमें अपने शरीर की आवाज को भी सुनना जरूरी होता है। यानी अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के बारे में भी ख्याल रखना होगा। और इसमें सबसे जरूरी पहलू आता है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद में अच्छे सपने आते हैं जो कई लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं। इन्हीं सपनों के धागों को सुलझाते हुए उन्हें अपने मास्टरपीस का सिरा मिल जाता है। अगर आपको अपने सपनों को समझने में थोड़ी भी परेशानी होती है तो आप उसे लिखकर आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉपुलर ट्रिक जो ज्यादातर क्रिएटिव लोग अपनाते हैं, जैसे अगर आप किसी सवाल या समस्या पर अटक जाएं तो सोने से पहले मन में उस सवाल को दोहराइए। आप देखेंगे कि कई बार आपको सपनों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको सपना नहीं आया या आया तो याद नहीं है, तो कुछ देर अकेले बैठकर अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए और आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्रिएटिव होने के लिए आपके माइंड में कॉग्निटिव पावर का होना बेहद जरूरी होता है, और यह साइंटिफिकली साबित भी हो चुका है कि फास्ट फूड और ट्रांस फैट से भरी चीजों को खाने से हमारी कॉग्निटिव पावर कम होती है, जबकि हेल्दी फूड्स, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी से भरी चीजों से यह पावर बढ़ती है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान काम करेगा, इसलिए किसी और की सुनने से अच्छा है कि आप अपने शरीर की सुनिए। 1-2 हफ्ते तक रोज अपना डाइट और अपनी प्रोडक्टिविटी के नोट्स बनाइए। आप खुद को मॉनिटर कीजिए, जैसे जिस दिन आपको सब कुछ आसानी से क्लिक हो रहा था, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था, उस दिन आपने क्या खाया था और उसी के हिसाब से अपना डाइट प्लान सेट कीजिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक्सरसाइज, जिससे हमारे बॉडी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं जो हमारे मांसपेशियों और दिमाग को एनर्जी देते हैं। मतलब जितना ज्यादा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा एनर्जी।
साथ ही ब्रेन सेल का नंबर बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाने से बेहतर कोई और तरीका नहीं होता है। इसलिए आलस छोड़िए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉलिट्यूड क्रिएट करने में भी मदद करता है, जिससे आप कुछ डीप और मीनिंगफुल सोच सकते हैं। पार्ट 5, लिसनिंग टू वंस एनवायरनमेंट। अपने काम को और भी बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट का वर्क फ्रेंडली होना भी बेहद जरूरी होता है। हमारा वर्क प्लेस इंस्पायरिंग होना चाहिए, जहां पहुंचकर हम प्रसन्नचित मन और एकाग्रता के साथ काम कर सकें। हाँ, इसका केवल यह मतलब नहीं होता है कि हम अपनी दीवारों को इंस्पायरिंग कोट से भर दें, बल्कि अपने काम करने वाली जगह को ऐसा बनाएं कि अपनी जगह पर बैठकर जहां तक हमारी नजरें जाएं वहां तक सिर्फ सुकून ही सुकून होना चाहिए। यहां तक कि उस जगह की सुगंध भी मनमोहक होनी चाहिए। मैरी कोंडो द्वारा लिखित लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप में भी बताया गया है कि कैसे अपने आसपास के माहौल में चीजों को सुव्यवस्थित करके हम एक साफ सुथरे घर के साथ साथ एक सॉर्टेड माइंड पा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित किया कैसे जाए। तो निश्चिंत रहिए, यह बेहद ही आसान है। आपको बस हर एक सामान के लिए स्पेसिफिकली खुद से कुछ सवाल पूछना है, जैसे क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या यह चीज मुझे पसंद है। और अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है और ना ही आपके काम आती है तो ज्यादा विचार किए बिना उसे फेंक दीजिए, क्योंकि व्यर्थ की चीजें जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाती हैं वो आपके क्रिएटिविटी को कम कर सकती हैं। एक कलाकार के लिए नेचुरल स्पेस से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर आप कुछ देर नेचर की गोद में सैर करके आएंगे तो न केवल आप सॉलिट्यूड का आनंद उठा पाएंगे, बल्कि आप अपनी डीप थिंकिंग को भी जागृत कर सकते हैं, क्योंकि मदर नेचर के साथ समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल 12% तक कम हो जाता है। और साथ ही प्रोडक्टिविटी किलिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें दूर करने में भी यह हमारी मदद करता है। हाँ, अगर किसी पब्लिक प्लेस पर काम करना आपकी मजबूरी हो तो ऐसे में आप नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन का सहारा ले सकते हैं। कभी कभी हमें आवाजों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ सूदिंग आवाजें हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती भी हैं। कुछ खास तरह के साउंड्स और म्यूजिक इस काम के लिए कंपोज भी किए गए हैं। हाँ, अगर आप लिख या पढ़ रहे हैं तब आपको किसी भी तरह के लिरिकल कंपोजिशन से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप पेंटिंग या स्कल्पचर जैसी काम कर रहे हैं तो लिरिकल सूदिंग म्यूजिक सच में आपके काम करने के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाती हैं। यही नहीं, बार बार ईमेल चेक करना भी अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन ही है। अगर आपका फोन आपके साथ होता है तो आपका हाथ खुद ब खुद हर 5 मिनट के बाद फोन पर चला जाता है, जिसकी वजह से आप फ्लो की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो स्टेज जहां से काम करना अपने आप में आनंद और सुकून से भरा लगने लगता है। आप इतना गहराई में डूबकर काम करने लगते हैं कि कब आपका मास्टरपीस तैयार हो जाता है आपको एहसास भी नहीं होता। इसलिए किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना बहुत जरूरी है। पार्ट 6, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आज के दौर में यह बात काफी प्रचलित है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीवन में कितने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो असल में अपने फोन को फेंकने को तैयार हैं? मैं बताता हूं, कोई भी नहीं। आज के जमाने में फोन को बिल्कुल छोड़ देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे में यह याद रखना जरूरी है कि आप अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, ना कि आपका डिवाइस आपको। इसलिए अगर आप अपने फोन को फेंक नहीं सकते तो उससे होने वाली डिस्ट्रैक्शंस को 80% तक कम तो जरूर कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए और गैर जरूरी एप्स के नोटिफिकेशन जो बार बार पॉपअप होकर आपका फ्लो बिगाड़ते हैं उन्हें अभी बंद कर दीजिए। उन पॉडकास्ट, ब्लॉग और वेबसाइट से खुद को अनसब्सक्राइब कर लीजिए जो आपकी लाइफ में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रहे हैं। किसी सीरियस काम को करते वक्त कुछ देर के लिए अपने फोन को ऑफ कर दीजिए। अपने डेली रूटीन में फोन अनप्लग टाइम को फिक्स कीजिए। इन टेक्नोलॉजीज के अलावा कई ऐसे रिश्ते और लोग भी हैं जो हमारी लाइफ में रहकर निगेटिविटी को बढ़ाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें दूर ही रहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को, उनकी बातों को, इवेंट्स को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने शरीर के लिए खाने को ट्रीट करते हैं। बेकार के जंक को खुद से दूर ही रखिए, क्योंकि यह सिर्फ आपको निगेटिव और इनसिक्योर ही महसूस करवाते हैं। डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखने के साथ साथ आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अपने समय और एफर्ट्स की बचत के लिए आजकल ऑनलाइन कई टूल्स उपलब्ध हैं, उनका यूज स्मार्ट तरीके से कीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो टूल्स आपके क्रिएटिविटी को कम न करें। जैसे अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप किसी ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपनी फोटोज को मनचाहा रूप देने में मदद करें, उनका नहीं जिनमें प्री सेट इमेजेस हो। हर चीज को ऑटोमेटिकली करने की कोशिश मत कीजिए। अपने क्रिएटिविटी के घोड़ों को भी दौड़ाना जरूरी है। पार्ट 7, प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग गुड हैबिट्स। आपको पता है कि कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर भी हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है अच्छी आदतों से बुरी आदतों को रिप्लेस कर देना। एक आदत जो हम सब में पाई जाती है वो है सर्टेनिटी एंकर, यानी वो रोजमर्रा की आदतें जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलता है कि अब फोकस के साथ काम करने का वक्त हो चुका है। जैसे भले ही घर में कितना भी शोर क्यों ना हो रहा हो,
अगर आपकी आदत है कि आप कॉफी बनाकर ईयरफोन लगाकर अपना काम शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप ईयरफोन लगाकर कॉफी की पहली सिप लेंगे, वैसे ही आपके दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा कि लेट्स वर्क। दूसरी अच्छी आदत यह है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन मेकिंग के थकान को कम करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक हम लाइफ में लगभग 300 डिसीजंस रोज लेते हैं। अब आप जरा सोचिए कि इन डिसीजंस को लेने में हमारी कितनी कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती होगी, वो एनर्जी जिसे हम अपने क्रिएटिव कामों में के लिए भी बचा सकते थे। इसलिए कल से आप एक आदत डालिए कि सुबह उठते ही उन डिसीजंस को लेंगे जो आपको दिन भर में लगभग रोज लेने होते हैं, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां कहां जाना है, घर में क्या क्या काम है। इन सभी की लिस्ट बनाकर रोज इनके जवाब उठते ही लिख लीजिए, ताकि दिन भर डिसीजन मेकिंग में खुद को एग्जॉस्ट करने और समय को बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। ज्यादातर क्रिएटिव लोग किसी यूनिफॉर्म की तरह रोज के लिए अपनी ड्रेस तय करके रखते हैं, जिससे रोज उनके सर से कम एक नॉन क्रिएटिव डिसीजन का बोझ तो कम हो जाता है। क्रिएटिव लीडर स्टीव जॉब्स भी यही किया करते थे। वो हर वीकेंड अपनी अलमारी में अगले एक हफ्ते के हिसाब से कपड़े सेट कर लिया करते थे। यही काम आप खाने के साथ और अपने अपॉइंटमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। अच्छी आदतों को अपने लाइफ का हिस्सा बनाते समय यह याद रखना भी जरूरी है कि यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसकी आदत लगने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा हमें खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स कभी भी सेट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका गोल अगर डेली 1000 वर्ड्स लिखने का है, तो यह ना सोचिए कि पहले ही दिन आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बेहतर यह होगा कि आप अपने प्रोग्रेस को एक सीरीज की तरह देखिए। जैसे पहले दिन कम से कम एक सेंटेंस लिखिए, दूसरे दिन एक पैराग्राफ, तीसरे दिन एक पेज, और धीरे धीरे आगे तब तक बढ़ते जाइए जब तक आप 1000 वर्ड्स डेली के अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर लेते हैं। और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी काम को करते वक्त फ्लो बनाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। इसलिए अपने वर्किंग आवर्स को इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि आप फ्लो के स्टेट में ज्यादा से ज्यादा देर तक बने रहें। ऐसा ना हो कि जैसे ही आप फ्लो में आए वैसे ही आपके काम का समय खत्म हो जाए और आप कुछ बेहतरीन क्रिएट करने से चूक जाएं। पार्ट 8, हियर्स अदर आउट बट ऑलवेज स्टे ट्रू टू वनसेल्फ। जैसा कि लेखक ने पहले कहा था कि हमें ऑडियंस ऑफ वन के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी खुद के लिए काम करना चाहिए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों को बिल्कुल इग्नोर ही करने लगे। ध्यान रहे, हमें अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर रखना है, लेकिन इसके साथ ही अच्छे और पॉजिटिव कनेक्शंस के साथ जुड़ते भी रहना है। वो कनेक्शंस जो हमें हमारे सपनों के उड़ान के लिए पंख देते हैं, न कि हमारे पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं। लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनना अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका होता है। आपकी ही तरह सोच रखने वाले लोग न केवल आपको इंस्पायरेशन और एडवाइस देते हैं, बल्कि आपके लिए एक सेफ्टी नेट का भी काम करते हैं, जिसके अंदर आप खुद को कंफर्टेबल और वैल्यूएबल महसूस करते हैं। आप उनके साथ वीकेंड या मंथली डिनर या लंच प्लान कर सकते हैं। इस गेट टुगेदर से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, तो आपको किसी अपने जैसे को ही अपने साथ जरूर जोड़ लेना चाहिए। कोई भी बड़ा क्रिएटिव काम को हो, उसमें किसी अकेले की एफर्ट नहीं होती, वहां एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। चाहे फिर वो फिल्म के पीछे का कास्ट और क्रू हो या फिर एक सक्सेसफुल नॉवल के पीछे के राइटर और एडिटर। लोन क्रिएटर केवल एक मिथ है। हाँ, आइडिया किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने के लिए टीम एफर्ट अहम भूमिका निभाता है। इसलिए लोन क्रिएटर बनने के चक्कर में खुद को अकेला मत कीजिए। अपनी एक पॉजिटिव और इंस्पायरेशनल लोगों की टीम बनाइए। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप यहाँ वहां से क्या इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरते हैं। जैसे अगर आप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं या एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखना चाहते हैं, तो उसके पहले यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट देखकर टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ ऐसा देखिए जो आपके स्किल में कुछ ऐड करे। याद रखिए, आपका दिमाग एक डिब्बे की तरह है, उसमें कचरा भरना है या मोती, यह आपके ऊपर है। जैसे अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो दूसरे के ब्लॉग को देखकर सीखने के बजाय आप अपने पसंदीदा पोएट या लेखक के काम को देखकर इंस्पायरेशन लीजिए। हो सकता है इससे आपको अपना ओरिजिनल एंगल मिल जाए। संभावनाएं तो बहुत हैं, अभी यह आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। बस यह ध्यान रखिए कि कुछ भी चुनते वक्त अपने आप से ईमानदार रहिए और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर आप भी बाहरी आवाजों को अनसुना करके अपने क्रिएटिव गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं, तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए ब्रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।